स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी से आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एनसीईआरटी में बिल्कुल बेस्ड जितनी भी चीज़ें वो आपको करवाऊंगी, क्योंकि सीयूईटी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। इवन ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी में है, उसके हिसाब से हम थोड़े से आंसर्स भी यहाँ लगाएंगे। और मैं यहाँ जल्दी से जल्दी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी की सारी समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना पड़े। ठीक है, बहुत ही बेसिक नोट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, नेशनल इनकम क्या होती है पहले तो ये समझो। तो अगर मैं यहाँ से आपको कह दूँ कि एक कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, एक कंट्री में टोटल नंबर ऑफ जितनी भी आपके लोग या रहते हैं, उन सब की इनकम अगर मैं मिलाऊंगी तो उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। तो इसको एक तो ये हो गया भाई, सबकी इनकम नेशनल इनकम हो गई। दूसरे तरीके से इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो टोटल लोग हैं, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे गुड एंड सर्विसेज, वो भी तो नेशनल इनकम होगी। कि जितने हमारी कंट्री के लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जहां डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकले, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इनकम को प्रोडक्शन के मामले में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है एक साल के अंदर अंदर, उसी को हम नेशनल इनकम काउंटिंग में लेते हैं। तो क्या मतलब है कि एवरी कंट्री प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर। एक साल के अंदर हर कंट्री अपने यहाँ पर बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब देखो, सिर्फ गुड्स तो प्रोड्यूस होते नहीं है, मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, तो सर्विसेज भी होती है। तो एक साल के अंदर बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज, तो जैसे फूड, क्लोथिंग, मशीन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें। तो इसी को हम सिंपली किस में ऐड करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो एक ये बहुत सिंपल मेथड होता है। हम बस क्या करते हैं, एडिंग अप द मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक साल के अंदर आपकी कंट्री में जितनी भी चीजें, अगर 100 प्रोडक्ट और सर्विसेज बने हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा मनी का, कि भाई सपोज दैट कि यहाँ पे ये 1 लाख रुपए के हैं, तो वही आपकी नेशनल इनकम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यही आपको क्या बताते हैं। तो क्यों हमें नेशनल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता ही है कि चलो आपकी इनकम क्यों कैलकुलेट की जाती है, मतलब किसी की भी इनकम उससे क्यों पूछी जाती है। इसीलिए पूछी जाती है ना, जिससे पता चले कि वो कितना अमीर और कितना गरीब है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन है। तो एक कंट्री की इनकम उसको बताती है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है, मतलब जितना भी मनी फ्लो हो रहा है कंट्री के अंदर, वो सब कुछ ग्रो कर रहा है या श्रिंक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है क्या, कंट्री की ग्रोथ को जानने का, कि कंट्री ग्रो कर रही है या श्रिंक हो रही है। अगर इसको और इजी वे में आपको समझना है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टोटल स्कोर कार्ड ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी परफॉर्मेंस इन अ ईयर। मतलब एक साल में वो स्कोर कार्ड अपन, मतलब कंट्री की परफॉर्मेंस को बस अपन जानना चाह रहे हैं कि कितना है। तो क्या पैसे से ही तो पता चलेगा बाबू भैया, और वो पैसा कैसे पता चलेगा, कितनी चीजें आपने प्रोड्यूस की, उससे आपका पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपन को यहाँ समझना है, अगर अपन को इकोनॉमिक्स को यहाँ अच्छे से समझना है। पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा स्टॉक एंड फ्लो का। आखिरकार ये है क्या, स्टॉक एंड फ्लो। अब इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, मनी की स्टडी करते हैं, तो हर चीज को हम मनी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है मेजर एट अ पॉइंट इन टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर समय में कोई भी चीज आपके पास रखी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो आपने मुझे देखा कि भाई मेरे पास तो, जैसे कोई दुकानदार कहता है मेरे पास तो राखियों का पूरा स्टॉक रखा है। स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर समय, जब मैंने उस समय को, मतलब जब मैंने उस चीज को देखा, तो मेरे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी, वो क्या होता है, स्टॉक होता है। अब किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, वेल्थ, किसी पर्सन की वेल्थ की एक पर्टिकुलर के 1 अप्रैल 2026 को, या अभी चल रही है, जैसे आज क्या है, आज 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त 2026 को मेरे पास कितने पैसे हैं, जो कि क्या है, जो चेंज नहीं हो रहा है, एक समय पे एक ही है। ठीक है, उसी को अपन स्टॉक कहेंगे। अब अगर मैं बोलूंगी कि 8 अगस्त को हो सकता है 10 रुपए ज्यादा बढ़ जाए, तो 8 अगस्त की टोटल वैल्यू जो हो जाएगी स्टॉक, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, वाटर किसी टैंक में भरा हुआ है एक समय पर, लेकिन फ्लो उसी के उलट होता है। फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के दौरान ये चीज हुई है, मतलब एक साल के अंदर मैंने कितनी इनकम यहाँ पर कमाई है। तो फ्लो क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
का पूरा हिसाब जोड़ती हूँ उसको क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। और मैं जब एक ही समय में क्या कितना मेरे पास है उसको कहें। अब इस समय में जैसे सपोज दैट कि मैं जोड़ रही हूँ 1 तारीख से 30 तारीख तक की मेरी सैलरी, मैंने कितने पैसे कमाए। अब 1 तारीख को मेरे पास कितने पैसे थे वो स्टॉक हो जाएगा, 30 को मेरे पास कितने पैसे थे वो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन इतना पूरा मैंने कितना कमाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने पूरे एक साल में कितनी इनकम कमाई। जैसे वीडियो आप एक देखते हो ना, वो एक फ्लो है, इतने से इतने तक कितने मिनट की है। ठीक है, तो वाटर टैंक में फ्लो कर रहा है, तो वाटर टैंक में भरा हुआ है तो स्टॉक है, लेकिन पर आवर में कितना फ्लो करता हुआ जा रहा है वो क्या है, वो आपका फ्लो है। ठीक है, तो स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती उससे अटैच के। ठीक है, वो तो बस एक कोई भी डेट पे आप उठा के देख ले तो कितना है, लेकिन फ्लो की एक टाइमलाइन होती है, तभी पर मंथ पर ईयर, मतलब एक आपको सर्टेन डेट से सर्टेन डेट तक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक्स में काफी जरूरी है। इसके अलावा दो मतलब और चीजें जैसे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड बड़ा ही ईजी है, ये भी क्या है ये देखो, अगर सीधे कोई कंज्यूमर कौन होता है, जो सीधे उपभोक्ता जो किसी सामान को खरीद के यूज करता है, अगर कंज्यूमर किसी चीज को अब यूज कर रहा है और उस जो चीज है उसमें अब कोई और एडिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी होना बाकी नहीं रह गया है, तो वो फाइनल गुड होगा। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है कि उसको कंज्यूमर नहीं खरीद रहा है, कोई व्यक्ति खरीद रहा है और उसके बाद दोबारा उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर करके फिर बेच देगा, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। सपोज दैट कि मैंने आटा खरीदा। ठीक है, अब आटे से मैंने सीधे रोटी बना के खा ली तो वो फाइनल गुड है, लेकिन मैंने आटा खरीदा उससे बिस्किट बनाने के लिए और फिर बिस्किट को मैंने बेचा, तो जो आटा है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है यहाँ पे। तो गुड अगर फाइनल कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है या फाइनल इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी कर रहे हो तो उसको फाइनल गुड कहेंगे। ये रीसोल्ड नहीं होता है, इससे आप कुछ नया आइटम नहीं बनाते हो, जैसे आपने ब्रेड ले ली और आपने घर में उसको खा लिया। पर इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं अनदर गुड को और इससे हम रीसेल भी कर देते हैं कि भाई मैंने 5 रुपए की पेन खरीदी, अब मैंने उसको यूज कर लिया पढ़ने के लिए, तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। लेकिन मैंने 5 रुपए की पेन खरीदी और मैंने उसको 10 रुपए में बेच दिया, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, चाहे आप वही आटा लेते हो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए, तो ये क्यों ये मैटर करता है कि सपोज दैट, इसीलिए जिससे अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है, सपोज दैट कि सभी जितना भी प्रोड्यूस किया सबने उसकी टोटल जो वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे 5 रुपए का इन्होंने प्रोड्यूस किया, 5 का इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो 10 रुपए क्या हो गई भाई, देश की नेशनल इनकम, अगर 2 ही लोग रह रहे हैं। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे ये है कि 5 रुपए का इन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को इन्होंने लेकर इसमें बस 1 रुपए जोड़कर यहाँ पर बना दिया, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर भी 5 रुपए ऐड कर दिए, फिर ये भी 6 रुपए ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 रुपए का तो नहीं बना ना, इसी 5 रुपए के आइटम को मैं इन्होंने 1 रुपए जोड़ दिया, तो इनकी मेहनताना 1 रुपए है और 5 तो 6 रुपए हुआ कंट्री का टोटल प्रोडक्शन। तो इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को जोड़ा जाता है और नेशनल इनकम में, अदरवाइज वो डबल काउंटिंग हो जाएगा अगर मैं इंटरमीडिएट गुड को भी जोड़ लूंगी यहाँ पर। क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज अगर ये नहीं समझ में आया एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज मैंने ना 1 रुपए का जो है यहाँ पे बिस्किट खरीदा। ठीक है, मैंने 1 रुपए का बिस्किट खरीदा, अब या तो मैंने उसको सीधे खा लिया बिस्किट को, तो ये क्या हो गया, नेशनल इनकम में 1 रुपए सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन अब मैंने 1 रुपए का बिस्किट खरीदा, उस बिस्किट में मैंने क्या किया, उस बिस्किट को मैंने तोड़कर उससे बना दिया केक। ठीक है, तो अब मैंने उस केक को कितने का बेचा, 5 रुपए का, क्योंकि मैं उसको 4 रुपए का बेचना चाह रही थी और 1 रुपए मैंने इस बिस्किट का भी ऐड कर दिया। तो जो फाइनल गुड कोई भी उससे बनेगा ना बेटा, तो उसमें उसकी प्राइस ऑलरेडी ऐड होगी, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 5 रुपए ये और 1 रुपए ये ऐड कर दूंगी तो 6 रुपए, मतलब डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या है, आपको देखना होता है। और एनसीईआरटी में ये डबल काउंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि आप नेशनल इनकम में यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस को क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते। अगली बात करते हैं कंजप्शन की, कैपिटल गुड की और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कंजप्शन गुड क्या होते हैं, मतलब सीधे जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, वही फाइनल गुड, कि सीधे आपने मतलब एक ऑरेंज खरीदा और खा लिया, टीवी आपने देख ली, तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। मतलब जो किसी भी
कस्टमर द्वारा खरीदा जाता है, कंज्यूमर द्वारा खरीदा जाता है, किसके लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, मेरी नीड, मैंने फूड क्लोथ ये खरीद। लेकिन कैपिटल गुड क्या होते हैं? ये गुड वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं कोई नया आइटम बनाने के लिए, जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, टूल्स हो गए। कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब पैसा होता है, तो जिससे मैं पैसा कमाऊं उसको कैपिटल गुड कहते हैं। तो ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में अगेन अगेन इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने टीवी खरीदी अपने अपने लिए देखने के लिए, तो ये क्या हो गया? ये मेरा कंजप्शन गुड हो गया। लेकिन मैंने टीवी खरीदी और इस टीवी से मैं देखकर वीडियो बना रही हूँ, बार बार इसको यूज कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए और पैसा कमा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पे कैपिटल गुड। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहे हैं, कि मतलब कि एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ गुड इंक्लूड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब भी आपके पास सपोज दैट कि 2 टीवी हैं, आपने उसमें एक टीवी और खरीद लिया तो 3 टीवी। जब भी आप कोई चीज ऐड कर देते हो अपने, जैसे चलो एक प्रोड्यूसर के मामले से देखते, 2 मशीन है उसके पास, उसने एक मशीन और यहाँ पर खरीद ली, तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट ही हो गया उसका, ठीक है। अब इन 2 मशीनों के लिए उसने यहाँ पर टेबल खरीदा और तीसरी मशीन के लिए भी टेबल खरीद लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो 2 तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि भाई जो एक बार आप बड़ी सी मशीन खरीद के लगाते हो। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? कि भाई आपका बिजनेस है, आपके रोज की चीज आपको खरीदनी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट, मैंने एक बड़ी सी मशीन खरीद ली, और रोज का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा उसमें? जो मुझे स्टॉक यहाँ पर रखना है, ठीक है, जो जैसे सपोज दैट कि मुझे मशीन के लिए तेल खरीदना है, ये सारी चीजें जो होगी वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब अगर कोई आप मशीन खरीदते हो, सपोज दैट आपने फोन खरीदा अपने पापा से जिद करके, आपने एक अच्छा सा फोन लिया। अब वो फोन आपने 50,000 का लिया, लेकिन अब आप जैसे ही शॉप से निकले और फिर से आप उसको बेचने जाओगे तो वो 49 का बिकेगा, 48 का बिकेगा। इसको कहते हैं, किसी भी चीज पर डेप्रीसिएशन इसको कहते हैं बेटा। जब भी मशीन या कोई बिल्डिंग होती है वियर आउट विद द कंटिन्यूअस यूज, वो कंटिन्यूअस यूज के साथ में क्या होती है? वियर आउट होती चली जाती है 1 साल में, और उसकी वैल्यू जो है वो फॉल कर जाती है, ठीक है, नॉर्मली। तो उसको अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बेटा कहा जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट, जब भी मुझे ये लगाना होता है, सपोज दैट मेरी फैक्ट्री में 50,000 के मशीन पहले से ही थी, इस साल मैंने 10,000 की मशीन भी खरीदी है और ज्यादा, ठीक है। अब मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है, कितनी है मेरी मशीन की। तो इन मशीन्स को खरीदे हुए मुझे कितना हो गया? 5 साल हो चुके हैं। तो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे 60,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन इन मशीन पे अगर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो मैं 10,000 मैनेज करूंगा, मतलब इनकी वैल्यू 10,000 कम हो गई है, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 आ जाएगा। अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, नेट मतलब टोटल जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू जो होती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो और आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन ये पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हम यहाँ पर अगले चैप्टर में करेंगे, मतलब अगली वीडियो में करेंगे, सॉरी। और इस अगली वीडियो के लिए आपको यहाँ पर आना है दोबारा, क्योंकि हम इसमें जो है इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट की भी बात करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये मतलब ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज आप देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।